दोस्तों अब आपका भी गणित के एग्जाम में 100 में 100 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमने जो अभियान शुरू किया है उसमें दोस्तों हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वैसे क्वेश्चन जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा हैं लेकर आ गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद गणित में 100 में 100 आया है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हमने कहा था कि हम आपको अपने चैनल पर वो सारा क्वेश्चन करा देंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको पूरा देखते हैं तो आप अपने गणित के एग्जाम में सभी सवालों को निश्चित रूप से बना के आइएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक भी अपलोड करके रखा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें एक भी सवाल गलत ना हो ऑब्जेक्टिव का, तो दोस्तों उसके लिए हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव पैक है जो सारे सब्जेक्ट के हैं आप उसको देखिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही बने। चलिए दोस्तों, तो आज के अपने हम इस मैथ के अभियान को आगे बढ़ाते हैं और मैथ में जो 100 में 100 नंबर लाने का हमारा प्लान है उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा जो वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल रहेगा आज का। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, वैसी संख्या जो एक से कटे एवं स्वयं से कटे, याद रखिए दोस्तों, वैसी संख्या जो एक से कटे एवं स्वयं से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 एक से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर एक और खुद के अलावा किसी से भी वो कट गया तो वो अभाज्य नहीं होगा, यानी कि वो भाज्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 15। तो देखिए जो दोस्तों 15 है यह 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो अभाज्य नहीं है। 23 दोस्तों निश्चित रूप से अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों जो 23 है यह 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों हमारा जो इसका सही जवाब होगा ना वो हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। देखिए दोस्तों, तो संचयी बारंबारता वक्र जो होती है ना उसको हम कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि संचयी बारंबारता वक्र को तोरण कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि साइन स्क्वायर साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों निश्चित रूप से इसमें जो साइन थीटा का मान है वो कॉस थीटा के बराबर दिया है। अगर आपने केवल वो सारणी वाला जो दिया है टेबल, त्रिकोणमिति का टेबल, उसको याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि साइन में और कॉस में दोस्तों दोनों में जो 45 डिग्री का मान होता है ना वो बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का जो मान होता है दोस्तों 1/√2 होता है, याद होता है। तो अगर आप उसको ठीक से याद किए होंगे तो आप टक से बता देंगे कि 45 डिग्री। लेकिन अगर आप उसको नहीं याद किए हैं तो ठीक है, चलिए हम आपको इसको निकालने का तरीका ही बता देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर कॉस ए। दोस्तों हमें पता है कि साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं साइन ए बराबर साइन 90 माइनस ए, क्योंकि दोस्तों साइन 90 माइनस से कॉस ही होगा, साइन साइन कट जाएगा दोस्तों, तो इधर से माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2a बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 45। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि जब साइन ए बराबर कॉस ए दिया हो तो ए का मान हमेशा 45 डिग्री होता है। अब आप देखिए कैसे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का जो मान होता है 1/√2 होता है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। हमारा अगला सवाल बोल रहा है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के विविक्तर d का मान होगा। देखिए दोस्तों d का मान निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि विवेचक या विविक्तर d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। और इसमें जो एक्स के साथ होता है उसको ए कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए कहते हैं, और एक्स के साथ जो होता है उसको बी कहते हैं, और जो दोस्तों स्वतंत्र होता है उसको हम कहते हैं सी। तो देखिए इसमें ए का मान कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक है, तो ए का मान एक। बी का मान दोस्तों -5 होगा क्योंकि एक्स के साथ -5 है। सी का मान क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। सी का मान 6 होगा क्योंकि 6 ही स्वतंत्र है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम भर देंगे। देखिए बी का मान क्या है दोस्तों, -5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब -4। ए का मान क्या है, 1, और सी का मान क्या है दोस्तों, तो 6 है। अब देखिए बराबर आ जाएगा 25 माइनस, यहाँ पे गुना होगा, 4 में से करेंगे 4, 6 में करेंगे उसके बाद तो 24। तो इसका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, 1। तो याद रखिएगा इसका जो विवेचक है, विवेक्तर का मान कितना आया हमारा, 1 आया, याद रखिएगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट में पूछिए दोस्तों, हम आपसे फिर बोल रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए दोस्तों आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। देखिए कोटि कहते हैं जो y का मान होता है उसको, और भुज कहते हैं जो x का मान होता है उसको। फिर से सुनिए दोस्तों, कोटि कहा जाता है y अक्ष के मान को, और भुज कहा जाता है x अक्ष के मान को। अब देखिए आपको बताते हैं, इसमें हमारा बोल रहा है कि कार्तीय तल में, मान लीजिए ये कार्तीय तल है, ठीक है, 6,4 दोस्तों बिंदु है। देखिए तो 6 यानी कि इस जो x अक्ष है इस पर 6 इकाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ, उसके बाद कोटि 4, ठीक है दोस्तों, ये बिंदु होगी ना निश्चित रूप से यहाँ होगी। तो दोस्तों जो इसमें पहला होता है ना x वाला, उसी को हम कहते हैं भुज, और दूसरा वाला को कहते हैं कोटि, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें सीधा कोटि का मान पूछ रहा है, तो हमारा कोटि का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि y अक्ष पर जो 4 इकाई हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों इसमें कोटि का मान क्या होगा, 4 होगा। वही अगर पूछता कि भुज का मान क्या है तो हम 6 बताते। अगला सवाल है हमारा दोस्तों प्रायिकता का। देखिए हम आपको प्रायिकता के इस सवाल को इतनी अच्छी तरीक़ा से समझा देंगे कि दोस्तों आज तक आप ऐसे नहीं समझे होंगे, और आज के बाद ये सवाल आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, बस केवल आप इसको पूरी अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जब एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसको लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक साथ मान लीजिए 2 सिक्का को हम उछाले तो क्या आ सकता है, मान लीजिए पहले पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आ गया, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि पहले पर हेड आया और दूसरे पर टेल आ गया हो। उसके बाद हो सकता है दोस्तों कि दूसरे पर टेल आया, पहले पर हेड आ गया हो। उसके बाद हो सकता है दोस्तों कि पहले पर टेल आया और दूसरे पर भी टेल आ गया हो। तो दोस्तों जब भी हम एक सिक्का को 2 बार उछालें या 2 सिक्का को एक साथ उछालें, बात एक ही है, तो हमें या तो हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों हेड हेड में एगो हेड है, इसमें तो 2 है, तो निश्चित रूप से एगो है। हेड टेल में भी एगो हेड है और टेल हेड में भी एगो हेड है, लेकिन दोस्तों इसमें देखिए हेड है ही नहीं। तो हमारा कम से कम हेड आने का जो चांस है दोस्तों कितना बार है, 3 बार ऐसा होगा कि कम से कम एक हेड आएगा। और दोस्तों कुल संभावना कितना है, 4 गुना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3/4। हम आपको दोस्तों पहले ही बताए हैं कि जब प्रायिकता निकालना हो तो जितना का निकालना हो उसको ऊपर और जो टोटल संभावना है उसको नीचे रख देते हैं बस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3/4। यानी कि जब हम एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे ना तो कम से कम 3/4 संभावना है दोस्तों कि एक हेड आएगी ही। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। बोल रहा है ट्रायंगल ABC में DE जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। हम चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि ट्रायंगल ABC में, चलिए ये है A B और C, बोल रहा है कि जो DE है यानी कि जो DE है ये इसके पैरेलल है, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कि इसके पैरेलल है। यदि AD, देखिए दोस्तों AD दिया है
3। उसके बाद बोल रहा है डी बी, तो डी बी है दोस्तों हमारा 5, तो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए ई 6, ठीक है, ए ई 6, तो ई सी का मान यही तो निकालना है दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है, यही तो है हमारा थेल्स प्रमेय। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। चलिए इसी को रखते हैं, हमारा आराम से बन जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे ए डी बटा बी डी या डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो रखेंगे अब मान, ए डी का मान कितना है 3, अब बटा डी बी का मान 5 बराबर ए ई का मान 6 बटा इसी को इसी लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे हम दोस्तों कि इसी को यहाँ करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 5 इधर गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कि हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे। देखिए सबसे पहले हमारा था दोस्तों ए डी, तो 3, यहाँ पर था हमारा 3 बटा 5 बराबर 6 बटा ई सी। तो दोस्तों हम चाहे तो इसको 2 बार में काट भी सकते हैं। अब ई सी ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 5 को इसमें गुना कर देंगे तो दोस्तों हमारा ई सी बराबर आ जाएगा निश्चित रूप से 10। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। देखिए दोस्तों, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, याद रखिएगा। यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हमने अपने चैनल पर मैट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है, मतलब छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा फार्मूला का एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसको समझिए दोस्तों। आप उसको जब देख लीजिएगा तो आपको उसके अलावा किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें जितने भी फार्मूला है आप उसको एक जगह लिख कर जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपकाइए, ताकि आपको फार्मूला हमेशा याद रहे दोस्तों। क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि अभी जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है एक्स अक्ष का समीकरण है। देखिए दोस्तों, जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो हमेशा होता है y बराबर 0। क्योंकि देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कार्तीय तल है, तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें x का कुछ ना कुछ तो मान होगा, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसमें y का मान 0 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम इसी सवाल को ऐसे पूछें कि मान लीजिए कि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान, तो दोस्तों कोटि का मान क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही दोस्तों जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका जो y नियामक होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इसका जो समीकरण होगा ना वो होगा दोस्तों y बराबर 0। याद रखिएगा, जब कोई बिंदु x अक्ष पर है या x अक्ष का समीकरण दोस्तों हमेशा y बराबर 0 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 होगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो इसका प्रथम पद होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, हमसे प्रथम पद पूछ रहा है ना, तो n के जगह पर 1 रख देंगे। प्रथम पद मतलब कि पहला पद ही ना हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब है ना कि हमें n बराबर 1 दिया है। तो चलिए जो हमें दिया है उसमें हम n के जगह पर 1 रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस 1 क्या होगा, 3 एकम 3 1 4। सही जवाब क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दोस्तों इसमें खुद n का मान 1 दे रखा है, यानी कि प्रथम पद पूछ रहा है तो n का मान क्या है, 1 है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। दोस्तों हमने आपसे कहा है कि आप जितने भी फार्मूला है या जो भी मान है आप उसको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि मान से क्वेश्चन एग्जाम में भी आप प्रीवियस ईयर उठा के जब देखिएगा तो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसलिए हम फिर बोल रहे हैं कि आप फार्मूला को और ये मान को ज़रूर याद कीजिए। तो देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3 होता है। आप जब त्रिकोणमिति का जो टेबल है उसको देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा दोस्तों कि tan 60 का मान √3 होता है। बस इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, याद रखिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक क्या है, परिमेय संख्या है, दो क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बीच अगर कोई पूछे कि कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो देखिए 1/2, 1/3, 1/4। तो दोस्तों बस यही याद रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान होता है। दोस्तों हम फिर बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां से सारे फार्मूला को याद कीजिए। देखिए शंकु की दोस्तों जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, इसका फार्मूला होता है एल बराबर √r² प्लस h²। एल बराबर √r² प्लस h²। कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट में एक सवाल बताइएगा कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों फिर से सुनिए, आपको कमेंट में बताना है कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। अगला सवाल है हमारा, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों हमने आपको पहले ही विश्लेषण कर दिया है कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, यानी कि वैसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। जैसे दोस्तों अगर हम आपसे कोई सवाल पूछें कि पृथ्वी पर कितने तारे हैं, तो दोस्तों पृथ्वी पर एक भी तारा है नहीं है, तो मतलब कि यह असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी निश्चित रूप से। और दोस्तों वही हम पूछें कि पृथ्वी पर प्रशांत महासागर है, इस घटना की क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों इस घटना की प्रायिकता तो 1 है, क्योंकि यह निश्चित घटना है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी पर ही है। तो दोस्तों इसका मतलब कि क्या होगा प्रायिकता? यह निश्चित घटना है तो प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा निश्चित रूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। लेकिन असंभव घटना, जैसे कि अगर हम आपसे पूछ लें कि सूर्य पृथ्वी पर है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों इसकी प्रायिकता तो निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, सूर्य पृथ्वी पर नहीं है, यानी कि यह अनिश्चित घटना है, यानी कि असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? 0 होगी, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया है दोस्तों, का विवेचक या विविक्तर पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी हमें द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर निकालना होता है तो हम ABC का मान निकालते हैं। दोस्तों ये दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। देखिए तो यहाँ पे a बराबर 2 होगा, फिर b बराबर दोस्तों -4 होगा, और c बराबर 3 होगा। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलिए तो रख देंगे, b का मान क्या है? -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो क्या आएगा दोस्तों? 4 चौका 16 और -4 दूना 8 तिरिके 24। तो बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? -8। तो -8 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? -8 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, याद रखिएगा। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक और बात आपको हम बताए हैं, फिर से आपको हम रिपीट करा दे रहे हैं कि जब भी विवेचक या विविक्तर यानी कि जो डी का मान 0 से छोटा होगा ना, तो जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी कि अवास्तविक होंगे, याद रखिएगा। और जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो दोस्तों इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें d का मान 0 से छोटा है, तो इसका मूल क्या होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब हमें परिधि का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो बस हम क्या करते हैं कि परिधि के जो अनुपात हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, याद रखिएगा। जब हमें परिधि का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों पूछे, तो हम परिधि के अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9 अनुपात 4 चौका 16, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक और बात हम आपको बता दें कि जब वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो उसमें भी सेम स्क्वायर कर देते हैं, बस याद रखिएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हमें
क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है साइन 90 - 1 किसके बराबर होता है। दोस्तों हम बोले हैं ना कि जो फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस साइन 90 - थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा। तो साइन 90 - 1 किसके बराबर होता है, कॉसे के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर क्वेश्चन रहता कॉस 90 - 1 किसके बराबर होगा, तो साइने के बराबर होता। और ऐसे ही दोस्तों टैन 90 - 1 किसके बराबर होता है, कॉटे के बराबर। और कॉट 90 - टैन के बराबर। उसी प्रकार से दोस्तों सेक 90 - 1 किसके बराबर होता है, कौसेक के बराबर होता है। और उसी प्रकार से कौशिक 90 - किसके बराबर होता है, सेके के बराबर होता है। हम फिर बोल रहे हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाइए और जितने भी फार्मूला हमने बताए हैं उसको देखिए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों कि 1 2 3 डॉट 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 मतलब n का माध्य निकालिए। देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा प्रथम प्राकृत संख्याएं दी हुई है, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्या दी हुई है। तो हमने आपको ये भी फार्मूला अपने फार्मूला के जो सीरीज है उसमें बताया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वह होता है n × n + 1/2। और दोस्तों माध्य का फार्मूला क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना संख्या है, तो टोटल n संख्या है, याद रखिएगा टोटल n संख्या है। उसके बाद अब n संख्याओं को जोड़ेंगे भी तो अभी हम आपको बताए हैं कि प्रथम n संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। इसमें भाग किससे करेंगे, n संख्या है क्योंकि टोटल संख्या n है, तो बटा n कर देंगे दोस्तों। तो n से n कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, दोस्तों बचेगा n + 1/2। क्या बचेगा, n + 1/2। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा n + 1/2। n + 1/2 किस में दिया है दोस्तों, तो n + 1/2 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है बिंदु -3 - 5 किस पाद में स्थित है। दोस्तों हमने इसको भी आपको अच्छा से समझा रखा है। देखिए अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए यह चतुर्थांश है, यह x है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश है। दोस्तों पहले चतुर्थांश में x y दोनों का मान प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस होता है, y का मान प्लस होता है, तीसरे में दोस्तों दोनों माइनस होते हैं और चौथे में दोस्तों x प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। अब आप ही देखिए कि दोनों माइनस किस में है, तो दोस्तों इसमें दोनों माइनस तीसरा चतुर्थांश में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा संख्या दिया है √7, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो √7 है यह अपरिमेय है, तो ये तो नहीं होगा। √2/2 ये भी नहीं होगा दोस्तों। 3/4 बिल्कुल दोस्तों, जो 3/4 है यह निश्चित रूप से परिमेय संख्या, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा भी जा सकता है और यहाँ पर q जो है ≠ 0 भी है। तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वह उसको केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। आप जहां से भी स्पर्श रेखा खींचिए यह वृत्त को केवल एक के बिंदु पर स्पर्श करेगी। सॉरी दोस्तों हमारा थोड़ा अलग हो जा रहा है, लेकिन आप समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं कि वृत्त पर आप कितने भी स्पर्श रेखा खींचिएगा ना तो यह इसको एक ही बिंदु पर काटेगी, और एक से ज़्यादा पर अगर काट रही है दोस्तों तो वह छेदक रेखा स्पर्श रेखा नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्पर्श रेखा होगी वह वृत्त को हमेशा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, और अगर एक से ज़्यादा पर स्पर्श कर दी, जैसे कि मान लीजिए ये वाली रेखा एक से ज़्यादा पर स्पर्श की, तो ये छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है 2πr/h। हम फिर बता रहे हैं दोस्तों कि आप किसी भी तरह से सारा फार्मूला जरूर याद कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला याद किए आपका मैथ में 100 में 100 का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, आप फार्मूला याद कीजिए और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसको बनाइए और मेरे द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन कीजिए, आपका 100 में 100 जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। अब दोस्तों आपको कमेंट
में बताना है कि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है। फिर से सुनिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कमेंट में बताना है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है यदि tan a बराबर 3/4, दोस्तों ध्यान से देखिए, बोल रहा है tan a बराबर 3/4 तो sin a का मान होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, बिल्कुल आसान है दोस्तों, हम आपको पूरा बना के दिखाते हैं। देखिए हमें दिया है tan a बराबर, क्या दिया है, 3/4, और हमें पहले से पता है कि tan a का मान क्या होता है, पीबीएच में क्या होता है दोस्तों, तो tan का जो मान होता है ना वो पीबीएच में हमारा होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो दोस्तों देखिए हमें पता है कि tan a बराबर क्या होता है, P/B, और दिया क्या है 3/4। तो दोस्तों P का मान कितना हुआ 3 और B का मान कितना हुआ 4। अब H यहाँ से हम निकालेंगे, H बराबर क्या होता है √p² प्लस b², 3² प्लस 4²। दोस्तों जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बराबर में आएगा हमारा √25, तो हमारा मान क्या आ जाएगा इसका 5। तो दोस्तों हमारा अब H का मान 5 आ चुका है, याद रखिएगा H का मान कितना आ गया है हमारा 5। अब देखिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हम बस अब sin a का मान लिखेंगे। दोस्तों sin a बराबर क्या होता है P/H होता है ना, तो P का मान कितना है हमारा दोस्तों, पहले से P का मान हमारा पहले से 3 था, H का मान कितना निकल है 5। तो दोस्तों sin a का मान कितना आ गया हमारा 3/5। दोस्तों जब हमें PBH पता चल गया तो साइन कॉस टैन कोट किसी का भी मान पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल। देखिए दोस्तों शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोस्तों हम सबसे पहले इसमें ABC को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 7 है, और c बराबर कितना है 10 है। बस अब इसी में दोस्तों हम c/a का मान रख देंगे। c का मान कितना है 10 है, a का मान कितना है 1 है, तो मान कितना आएगा बराबर 1 ही ना आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए दोस्तों हम आपको इसको चित्र बनाकर समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जीवा क्या है। दोस्तों जीवा वृत्त की एक क्या होती है कि दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली वृत्त के अंदर स्थित रेखा होती है। हम आपको फिर से बता दें कि जीवा जो है वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा होती है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों यह वृत्त है, तो ऐसी रेखा जो इसको दो बिंदुओं पर स्पर्श करे और उसके बाद यह वृत्त को दो भागों में बांटे, इसको क्या कहेंगे जीवा कहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, देखिए अगर इसके ऊपर खींचे तो छोटा होगा कि नहीं। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे बड़ा होता जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा नीचे आएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे जो बड़ी जीवा होती है ना वह वृत्त की व्यास होती है। दोस्तों याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है, क्योंकि जो व्यास होती है ना उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है, यह इसका व्यास है। अब जितना भी दोस्तों हम रेखा खींचेंगे ना यह इससे छोटा ही होगा, इधर भी जाएंगे तो छोटा ही होगा। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या हुई, व्यास। याद रखिएगा दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम फिर आपसे बता रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसमें मानवा भर देना है। देखिए cos 60 डिग्री का मान सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आप बताइए, 1/2 होता है। तो बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 माइनस 1। अब यहाँ देखिए नीचे लघुत्तम दोस्तों 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, 2 1 का लघुत्तम दोस्तों हमारा 2 ही होता है। तो 1 प्लस 2 दोस्तों इसके हमारा बट्टा में हो जाएगा
1 - 2/2 दोस्तों, नीचे वाला 2 जो है नहीं कट जाएगा, तो ऊपर 1 का 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब बटा 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो 3 बटा -1 दोस्तों क्या हो जाएगा, -3। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कॉट 90 डिग्री का मान है। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बताए हैं ना कि इस फॉर्मूला है, मतलब कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए पूछ दिया ना। देखिए दोस्तों, तो कॉट 90 का मान अगर आप हमारे द्वारा बताए गए सारणी को देखे होंगे तो आपको टक से मुंह पे आया होगा। देखिए दोस्तों, जो कॉट 90 का मान होता है वो 0 होता है। देखिए कैसे, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन। तो कॉट 90 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 बटा साइन 90। कॉस 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। साइन 90 का 1 होता है, तो 1 से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो कॉट 90 का मान होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है समांतर श्रेणी के कौन सा पद 82 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप जो जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले हमारा दोस्तों दिया है ए एन, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, तो ए एन यानी कि अंतिम पद कितना, 82। उसके बाद ए दिया है हमारा कितना, 2। यहाँ पर डी निकालेंगे दोस्तों, A2 - A1 यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4। अब देखिए दोस्तों, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 × D बराबर दिया कितना है, 82। अब ए का मान रखिए। देखिए दोस्तों, जब हम ए का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे, 2 + n पता नहीं है, निकालना है। n - 1 × d का मान कितना है दोस्तों, 4 बराबर कितना, 82। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी को आगे बनाना है। हम फिर से दोस्तों इसको आगे बढ़ा के मान रखते हैं। देखिए कहाँ तक किए थे हम, यानी कि 2 + n - 1 × 4 बराबर 82, यहीं तक किए थे। देखिए दोस्तों, जो 2 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80 से, 82 से। तो हमारा हो जाएगा n - 1 × 4 बराबर दोस्तों 82 - 2। अब दोस्तों 4 गुना में इधर आया तो भाग में आ जाएगा, तो n - 1 बराबर 80 बटा कितना आ जाएगा, 4। 80 से काटेंगे 20 बार में, तो दोस्तों -1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस समांतर श्रेणी का जो 21वां पद है ना, वही दोस्तों 82 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यह होती है। देखिए दोस्तों, अगर एक बाह्य बिंदु से आप किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। यह वृत्त से संबंधित एक प्रमेय भी है। देखिए मान लीजिए यह कोई वृत्त है, तो दोस्तों एक और बात कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हम आपको फिर बता दें कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और उन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है ए, इससे अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचे ना तो केवल ये और ये 2 ही खींच सकते हैं दोस्तों, और ये दोनों बराबर होगा। मान लीजिए P है, ये Q है दोस्तों, तो AP जो होगा AQ के बराबर होगा, याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, समान। यानी कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों बराबर होगा। हमारा अगला सवाल है मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। और बोल रहा है हमें एक बिंदु दिया है -3 और -4। दोस्तों हमें पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। बस तो इसमें भर देंगे, रूट अंडर लिखेंगे दोस्तों x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस इसी पे भर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में चलिए दोस्तों भरते हैं। हम फार्मूला आपको दिखा दी, अब देखिए हम भरेंगे। देखिए दोस्तों, तो जो x2 है उसका मान कितना है हमारा, -3। तो -3 - 0 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -4 - 0 का स्क्वायर,
तो -3 में से 0 जाएगा तो -3, स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 3 3 का 9, अब प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों -4 में से 0 जाएगा -4, स्क्वायर करेंगे तो 16 √16 दोस्तों 16 9 कितना होता है 25, वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 5। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, आप बस दिमाग को शांत करके बनाइएगा। अगला सवाल है हमारा प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए दोस्तों माध्य निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, जो भी संख्याएं दी हुई है उसको जोड़िए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कीजिए। देखिए प्रथम 3 सम संख्या बोल रहा है तो पहली सम संख्या क्या है 2, दूसरी क्या है 4, तीसरी क्या है 6। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 6। अब बटा कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2 4 6 6 12 3, 2 4 6 6 12/3, 12/3 दोस्तों तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान। दोस्तों हम आपको तो ये सवाल कितनी बार रटवा दिए हैं कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर है। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको बताए हैं कि जैसे sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान 1 होता है, उसी प्रकार से sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और इसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। खूब से खूब क्या करेगा कि आपसे पूछ लेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बताइएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 इधर आ जाएगा। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों इधर उधर करके बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और +1। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो देखिए दोस्तों हम आपको जब क्लास ले रहे थे तो उसमें बताए भी थे और अभी भी हम आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तो उस स्थिति में दोस्तों जो रेखाएं होती है वो संपाती होती है। फिर से देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो जो है रेखाएं संपाती होंगी और जो वो समीकरण होंगे उनके अनंत हल होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हल होंगे। देखिए दोस्तों अब उसके बाद में यही होगा अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता ना दोस्तों, तो ये होता जो रेखाएं होती ना दोस्तों वे दोस्तों एक दूसरे के समांतर हो जाती और जो समीकरण होते उनका कोई हल नहीं होता। दोस्तों फिर से बताते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा दोस्तों, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होगी। और वही दोस्तों अगर हमारा रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोस्तों उस स्थिति में केवल एक हल होगा और जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। दोस्तों जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि कब संपाती होंगी, तो हम आपको बता दें कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा तब संपाती होंगे। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों हमारा a1 का मान क्या है 1 है, a2 का मान क्या है 2 है, बराबर में दोस्तों हो जाएगा हमारा b1/b2। तो b1 का मान क्या है 2 है, b2 का मान दोस्तों k है। यहीं से दोस्तों हमें k का मान निकालना है। देखिए जब k का मान निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 4। अब हम दोस्तों जब k का मान 4 रखेंगे ना तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि k का मान जब 4 होगा तब रेखाएं संपाती होंगी। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग करके निर्धारण में होता है, मतलब किसके निर्धारण के लिए संचयी बारंबारता सारणी का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग करके हम माध्यिका निकालते हैं, यानी कि सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका निकाला जाता है। दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप दोस्तों हमारे पूरा वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको अगर कोई भी कमी लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।